अध्याय 1। मेरा कोई भौतिक शरीर नहीं है, फिर भी मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं। आपने भूत शिकारी गोस्ट हंटर्स के बारे में सुना होगा। वास्तव में मुझे एक भूत लेखक कहा जा सकता है, हालांकि मुझे भूत शब्द पसंद नहीं है। यह सच है कि आमतौर पर मैं भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता। मुझे आत्मा शब्द भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपकी परिभाषा के अनुसार यह किसी ऐसी पहचान को दर्शाता है जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, तो मैं मान सकता हूं कि यह विवरण मुझ पर लागू होता है। मैं एक अदृश्य श्रोता से संवाद कर रहा हूं, फिर भी मुझे पता है कि मेरे पाठक मौजूद हैं। इसीलिए मैं अब उनसे यही अनुरोध करता हूं कि वे भी मुझे इसी अधिकार से स्वीकार करें। मैं यह पुस्तक एक महिला के माध्यम से लिख रहा हूं, जिससे मैं बहुत जुड़ा जुड़ा हुआ हूं। दूसरों को यह अजीब लग सकता है कि मैं उसे रूबर्ट कहकर पुकारता हूं और वह कहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने इसे अन्य समय और स्थानों में अन्य नामों से जाना है। ये पहले पुरुष भी रही है और स्त्री भी। जो भी संपूर्ण पहचान इन अलग अलग जीवनों में रही है, उसे मैं रूबर्ट कह सकता हूं। हालांकि नाम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। मेरा नाम सेठ है। नाम केवल पहचान के प्रतीक होते हैं, और चूंकि आपको इनका उपयोग करना पड़ता है, इसलिए मैं भी इन्हें अपनाऊंगा। मैं यह पुस्तक रूबर्ट के सहयोग से लिख रहा हूं, जो मेरे लिए शब्द बोलती है। इस जीवन में रूबर्ट का नाम जेन है और उसका पति रॉबर्ट बट्स। वह शब्द लिखते हैं जो जेन बोलती है। मैं उसे जोसेफ कहता हूं। मेरे पाठक सोच सकते हैं कि वे केवल भौतिक प्राणी हैं, जो हड्डी, आंस से, मांस और त्वचा से बने शरीर में कैद हैं। यदि आप मानते हैं कि आपका अस्तित्व केवल इस भौतिक शरीर पर निर्भर है, तो आपको विनाश का भय रहेगा, क्योंकि कोई भी भौतिक रूप स्थायी नहीं होता। कोई भी शरीर, चाहे वह युवावस्था में कितना भी सुंदर क्यों न हो, वृद्धावस्था में वही शक्ति और आकर्षण नहीं बनाए रख सकता। यदि आप स्वयं को अपनी युवावस्था, सुंदरता, बुद्धि या उपलब्धियों से पहचानते हैं, तो यह चिंता आपको हमेशा सताएगी कि ये सभी चीजें नष्ट हो सकती हैं और होंगी। मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं ताकि आपको यह आश्वासन दे सकूं कि ऐसा नहीं है। मूल रूप से आप मुझसे अधिक भौतिक नहीं हैं, और मैंने कितने ही शरीर अपनाए और त्याग दिए हैं, यह गिनना भी मुश्किल है। जो अस्तित्वहीन होते हैं, वे पुस्तकें नहीं लिखते। मैं भौतिक रूप से स्वतंत्र हूं, और आप भी। चेतना रूप का निर्माण करती है, यह इसका उल्टा नहीं होता। सभी व्यक्तित्व भौतिक नहीं होते, केवल इसलिए कि आप अपनी दैनिक जरूरतों में व्यस्त रहते हैं। आप इस सच्चाई को समझ नहीं पाते। आप यह महसूस नहीं कर पाते कि आपके भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो जानता है कि उसकी शक्तियां सामान्य चेतना की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। आप सभी ने पहले भी अन्य जीवन जिए हैं, और यह ज्ञान आपके भीतर मौजूद है, भले ही आप इसे चेतन रूप से न जानते हों। मुझे आशा है कि यह पुस्तक मेरे प्रत्येक पाठक के भीतर गहराई से छिपे अंतर्ज्ञान को मुक्त करने में सहायक होगी, और आपकी चेतना के समक्ष उन विशेष अंतर्दृष्टियों को लाएगी जो आपके लिए सर्वाधिक लाभदायक सिद्ध होंगी। जब मैं यह पुस्तक लिखना शुरू कर रहा हूं, तब आपकी समय रेखा के अनुसार जनवरी 1970 का अंत चल रहा है। रूबर्ट इस समय एक दुबली पतली, काले बालों वाली, तेज तर्रार महिला है, जो एक कुर्सी पर बैठी हुई मेरे लिए ये शब्द बोल रही है। मेरा चेतन मन इस समय रूबर्ट के शरीर में अच्छी तरह केंद्रित है। यह एक ठंडी रात है। यह पहली बार है जब हम ट्रांस, अर्धचेतन अवस्था, एक पूरी पुस्तक लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और सत्र शुरू होने से पहले रूबर्ट थोड़ी घबराई हुई थी। यह केवल इतना सरल नहीं है कि यह महिला मेरे लिए शब्द बोल दे। इसमें कई प्रकार के मानसिक समायोजन और प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारे बीच एक मनोवैज्ञानिक पुल, साइकोलॉजिकल ब्रिज, स्थापित किया गया है, जिससे मैं और रूबर्ट आपस में संवाद कर सकते हैं। मैं रूबर्ट के माध्यम से वैसे नहीं बोलता जैसे कोई व्यक्ति टेलीफोन के माध्यम से बोलता है। इसके बजाय हम दोनों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का एक विस्तारित रूप तैयार किया जाता है, जिसे मैं अपने संवाद के लिए उपयोग करता हूं। आगे चलकर मैं समझाऊंगा कि यह मनोवैज्ञानिक संरचना कैसे बनाई और बनाए रखी जाती है।
क्योंकि यह एक ऐसी सड़क की तरह है जिसे अवरोधों से मुक्त रखना आवश्यक होता है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आप कौन हैं, बजाय इसके कि मैं कौन हूं। क्योंकि जब तक आप चेतना की प्रकृति और व्यक्तित्व की विशेषताओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या हूं। यदि आप यह दृढ़ता से मानते हैं कि आपकी चेतना आपके मस्तिष्क के भीतर कहीं बंद है और वह वहां से बाहर नहीं निकल सकती, यदि आपको लगता है कि आपकी चेतना केवल आपके शरीर की सीमाओं तक ही सीमित है, तो आप स्वयं को बहुत कम आंक रहे हैं। यदि ऐसा है, तो आप मुझे एक भ्रम मानेंगे, लेकिन मैं उतना ही वास्तविक हूं जितने कि आप। और यह कथन अपने आप में गहराई से भरा हुआ है। मैं अपने प्रत्येक पाठक से यह ईमानदारी से कह सकता हूं, मैं आपसे अधिक पुराना हूं, कम से कम उस आयु के संदर्भ में जैसा आप उसे परिभाषित करते हैं। यदि कोई लेखक केवल अपनी आयु के आधार पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त कर सकता है, तो मुझे एक पदक मिलना चाहिए। मैं ऊर्जा व्यक्तित्व सार, एनर्जी पर्सनालिटी एसेंस हूं, जो अब भौतिक संसार में केंद्रित नहीं है। इस रूप में मैं उन कुछ सत्यताओं से परिचित हूं जिन्हें आप में से अधिकांश लोग भूल चुके हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इन सत्यताओं की याद दिलाऊं। मैं केवल उस हिस्से से बात नहीं कर रहा हूं जिसे आप स्वयं के रूप में जानते हैं, बल्कि मैं उस हिस्से से बात कर रहा हूं जिसे आप नहीं जानते, जिसे आपने कुछ हद तक नकार दिया है और कुछ हद तक भूल चुके हैं। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और आप भी इसे पढ़ रहे हैं। यह अंतर आपको समझने की आवश्यकता है। मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो किसी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और उन लोगों से भी जो नहीं रखते। मैं उन लोगों से भी संवाद कर रहा हूं जो मानते हैं कि विज्ञान सभी उत्तर खोज लेगा, और उन लोगों से भी जो इस पर विश्वास नहीं करते। मेरा उद्देश्य आपको ऐसे संकेत देना है जिससे आप स्वयं वास्तविकता की प्रकृति का अध्ययन इस प्रकार कर सकें जैसे पहले कभी नहीं किया। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें मैं आपसे समझने के लिए कहूंगा। एक, आप समय में इस प्रकार फंसे हुए नहीं हैं जैसे किसी बंद बोतल में मक्खी जिसकी उड़ने की क्षमता बेकार हो चुकी हो। दो, आप अपनी भौतिक इंद्रियों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते कि वे आपको वास्तविकता की सटीक तस्वीर देंगी। तीन, आपकी इंद्रियां बहुत आकर्षक कहानियां गढ़ती हैं और आप उन्हें बिना सवाल किए मान लेते हैं। चार, आप कभी कभी स्वप्न में अधिक बुद्धिमान, अधिक रचनात्मक और अधिक ज्ञानी होते हैं, बजाय इसके जब आप जागृत अवस्था में होते हैं। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, ये कथन आपको अभी संदिग्ध लग सकते हैं, लेकिन जब हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे, तो मुझे आशा है कि आप इन्हें सरल और स्पष्ट तथ्यों के रूप में देखेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगा, वह सदियों से पहले भी कहा गया है और हर बार दोहराया गया है जब इसे भुला दिया गया। मैं उन बिंदुओं को स्पष्ट करने की आशा करता हूं जो वर्षों से विकृत कर दिए गए हैं। साथ ही मैं अपनी स्वयं की मूल व्याख्या भी प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान एक शून्य में मौजूद नहीं होता। हर जानकारी को उसके धारक और प्रसारकर्ता के व्यक्तित्व के अनुसार व्याख्यायित और रंगा जाता है। इसलिए मैं वास्तविकता का वर्णन उस रूप में कर रहा हूं जैसा कि मैं इसे जानता हूं, अपने विभिन्न स्तरों और आयामों में अनुभव के आधार पर। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य वास्तविकताएं मौजूद नहीं हैं। मैं तब से चेतन हूं जब आपकी पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था। इस पुस्तक को लिखने के लिए और अधिकतर अपने संवादों में मैं अपने अतीत के व्यक्तित्वों के उन पहलुओं को चुनता हूं जो इस संदर्भ में उपयुक्त लगते हैं। हमारे जैसे कई व्यक्तित्व हैं जो भौतिक पदार्थ या समय में केंद्रित नहीं हैं। हमारे अस्तित्व को आप केवल इसलिए अजीब मानते हैं क्योंकि आप अभी तक व्यक्तित्व की सच्ची संभावनाओं को नहीं पहचान पाए हैं, और आप स्वयं अपनी सीमित अवधारणाओं से सम्मोहित हैं। मैं मुख्य रूप से एक शिक्षक हूं, लेकिन पारंपरिक रूप से साहित्यकार नहीं हूं। मैं मूलतः एक संदेशवाहक हूं। आप स्वयं अपने संसार का निर्माण करते हैं। आपको यह अद्भुत उपहार दिया गया है, आपकी सोच को भौतिक रूप में प्रकट करने की शक्ति। यह उपहार एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। आप में से कई लोग अपनी सफलताओं पर गर्व करते हैं,
लेकिन अपनी असफलताओं के लिए भगवान, भाग्य या समाज को दोषी ठहराते हैं। इसी तरह संपूर्ण मानवता अपने अपराध बोध और गलतियों को किसी पिता ईश्वर की छवि पर थोप देती है, जो इन अनगिनत शिकायतों से शायद थक जाता होगा। वास्तविकता ये है कि आप प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं, सामूहिक रूप से। आप अपने अनुभवों की महानता और भयावहता दोनों को जन्म देते हैं। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आप ही अपने संसार के सर्जक हैं, तब तक आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने से इनकार करते रहेंगे। आप दुनिया की त्रासदियों के लिए किसी शैतान को दोष नहीं दे सकते। आप इस स्तर तक परिष्कृत हो चुके हैं कि आपको यह समझ आ गया है कि शैतान केवल आपके स्वयं के मनोविज्ञान की एक परियोजना है, लेकिन आप अभी तक इतने बुद्धिमान नहीं बने हैं कि आप अपनी रचनात्मकता का सकारात्मक उपयोग करना सीख सकें। मेरे अधिकांश पाठक मांसपेशियों के जकड़ने, मसल बाउंड के विचार से परिचित होंगे, परंतु एक प्रजाति, स्पीसीज के रूप में आपने अहंकार की जकड़न, ईगो बाउंड, विकसित कर ली है। आप आध्यात्मिक रूप से इतने कठोर हो चुके हैं कि अपने अंतर्ज्ञान के हिस्से को या तो पूरी तरह नकार दिया है या इतनी बुरी तरह विकृत कर दिया है कि अब वह पहचाने जाने योग्य भी नहीं रहा। अब समय बीत रहा है। मेरे दोनों सहयोगियों को सुबह जल्दी उठना होगा। रूबर्ट अपने स्वयं के 2 ग्रंथों पर काम कर रही है, इसलिए उसे अपनी नींद पूरी करनी होगी। इस सत्र को समाप्त करने से पहले मैं आपसे यह कल्पना करने के लिए कहता हूं कि हमारी बैठक का वातावरण कैसा है, क्योंकि रूबर्ट ने मुझसे कहा कि एक लेखक को हमेशा दृश्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। मैं हर सोमवार और बुधवार को रूबर्ट के माध्यम से बोलता हूं। इसी बड़े कमरे में रोशनी हमेशा जलती रहती है। आज की रात मैं रूबर्ट की आंखों से बाहर की ठंडी, सर्दी से घिरी हुई दुनिया को देख रहा हूं। भौतिक वास्तविकता ने मुझे हमेशा ताजगी प्रदान की है, और जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि इसे सराहना देना बिल्कुल उचित था। अंत में एक और महत्वपूर्ण पात्र का उल्लेख करना आवश्यक है। विली, बिल्ली, एक प्यारा लेकिन शरारती प्राणी जो अब सो रहा है। जानवरों की चेतना का स्वभाव अपने आप में एक अत्यंत रोचक विषय है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। यह बिल्ली मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही है, और कई बार इस पर उसने स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया भी दी है। इस पुस्तक में मैं यह दिखाने की आशा करता हूं कि चेतना की प्रत्येक इकाई के बीच निरंतर परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं। यह संचार प्रजातियों की सीमाओं को भी पार कर जाता है, और कुछ चर्चाओं में हम इसे विली, बिल्ली के उदाहरण के रूप में समझेंगे। चूंकि हम जानवरों का उल्लेख कर रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी चेतना एक ऐसी अवस्था में होती है जो उन्हें आपकी तुलना में कम स्वतंत्रता देती है, लेकिन साथ ही वे उन मानसिक रुकावटों से भी मुक्त होते हैं जो अक्सर मानव चेतना की व्यावहारिक क्षमताओं को बाधित कर देती हैं। चेतना विभिन्न वास्तविकताओं को समझने का एक माध्यम है। आप जिस चेतना को जानते हैं वह अत्यधिक विशिष्ट, विशेषीकृत होती है। आपकी शारीरिक इंद्रियां आपको केवल त्रिआयामी, 3 आयामी दुनिया का अनुभव करने देती हैं, लेकिन इसी विशेषता के कारण वे अन्य समान रूप से वास्तविक आयामों की अनुभूति को बाधित भी कर सकती हैं। अधिकांश लोग केवल अपने दैनिक भौतिक जीवन से जुड़ी चेतना के साथ पहचान रखते हैं, जैसे आप अपने शरीर के किसी एक भाग से ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर से खुद को जोड़कर देखते हैं। वैसे ही अपने अस्तित्व को केवल अहंकारी, ईगो चेतना तक सीमित मानना गलत है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप केवल हड्डियों और मांस का एक जैविक ढांचा नहीं है जो रसायनों और तत्वों के संयोग से अचानक बन गया हो। आपकी चेतना कोई संयोगवश उत्पन्न हुई चिंगारी नहीं है जो कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण बनी हो। आप केवल भौतिक पदार्थ का उपउत्पाद नहीं हैं जिसे नियति ने अकेला छोड़ दिया हो, और न ही आपकी चेतना किसी धुएं की तरह समाप्त होने के लिए बनी है। इसके विपरीत आप अपने भौतिक शरीर का निर्माण अत्यंत गहरे अवचेतन स्तर पर, बड़ी सूझबूझ, अद्भुत स्पष्टता
और अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका के सूक्ष्म ज्ञान के साथ करते हैं। यह केवल प्रतीकात्मक बात नहीं है, बल्कि शाब्दिक रूप से सत्य है। अब चूंकि आपका जागरूक सचेत मन इन क्रियाओं से परिचित नहीं होता, इसीलिए आप अपने इस आंतरिक हिस्से को पहचानने से चूक जाते हैं। आप केवल उस हिस्से से खुद को जोड़ कर देखते हैं जो टेलीविजन देखता है, खाना बनाता है या काम करता है, वह हिस्सा जो आपको लगता है कि सब जानता है। लेकिन यह जो अचेतन सा प्रतीत होने वाला भाग है, वह वास्तव में अधिक जागरूक और जानकार है। इसी के सुचारू रूप से कार्य करने पर आपका संपूर्ण भौतिक अस्तित्व निर्भर करता है। यह भाग सचेत, जागरूक और सतर्क रहता है। असल में आप ही भौतिक वास्तविकता में इतने लीन हैं कि इसकी आवाज को नहीं सुन पाते। आप यह नहीं समझते कि यही वह आंतरिक शक्ति है जिससे आपका भौतिक रूप निर्मित होता है। मैं इस अचेतन प्रतीत होने वाले भाग को आंतरिक अहम, इनर ईगो कहता हूं, क्योंकि यह आपके आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह वह चेतना है जो केवल भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं, बल्कि अन्य आंतरिक स्रोतों से जानकारी एकत्रित करती है। यह आंतरिक अहम एक व्यापक वास्तविकता को देखता है जो 3 आयामी जगत से परे है। इसी में आपके प्रत्येक पिछले जन्मों की स्मृति समाहित होती है। यह उन सूक्ष्म आयामों को देखता है जो वास्तव में अनंत हैं, और इन्हीं सूक्ष्म आयामों से सारी भौतिक वास्तविकताएं उत्पन्न होती हैं। आपको जो भी आवश्यक जानकारी चाहिए, वह इन्हीं आंतरिक माध्यमों से दी जाती है। इस स्तर पर अनगिनत क्रियाएं इतनी शीघ्रता से होती हैं कि आप अपनी उंगली उठाने, आंख झपकाने या इस पंक्ति को पढ़ने से पहले ही वे पूरी हो जाती हैं। आपकी पहचान का यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका आंतरिक और बाहरी अहम, इनर एंड आउटर ईगो। आप जन्मजात रूप से दूरदर्शी, क्लेयरवॉयंट और टेलीपैथिक हैं। आपको किसी घटना के घटित होने से पहले ही चेतावनी मिल जाती है, चाहे आप इसे सचेत रूप से स्वीकार करें या न करें। हर संचार शब्दों के बोले जाने से पहले ही हो जाता है। आपके भीतर 2 अहम, ईगो काम करते हैं। एक बाहरी अहम, आउटर ईगो, जो आपको भौतिक दुनिया को समझने और उसमें कार्य करने में मदद करता है। 2 आंतरिक अहम, इनर ईगो, जो आपको उन सूक्ष्म संवेदनाओं, सटल परसेप्शन से जोड़ता है जिनके बिना आपका भौतिक अस्तित्व बना नहीं रह सकता। लेकिन इन दोनों से भी गहरे स्तर पर आपका का एक और प्रमुख अस्तित्व, डीपर आइडेंटिटी, कैसे यही वह अस्तित्व है जिसने यह तय किया था कि आप इस समय और स्थान पर भौतिक रूप से जन्म लेंगे। यह आपका मूल अस्तित्व, कोर आइडेंटिटी है, वह मनोवैज्ञानिक बीज, साइकिक सीड, जिससे आपका संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित हुआ। अवचेतन, सबकॉन्शियस क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की जो परिभाषा है, उसके अनुसार यह बाहरी और आंतरिक अहन के बीच एक संगम स्थल, मीटिंग प्लेस है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि स्वयं का कोई निश्चित विभाजन नहीं होता। हम केवल विभिन्न हिस्सों का उल्लेख समझने में आसानी के लिए कर रहे हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। आप तब तक स्वयं को पूरी तरह नहीं समझ सकते और मेरे स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं कर सकते, जब तक आप यह मानते रहेंगे कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, केवल वर्तमान में ही सीमित है। यानी यदि आप स्वयं को केवल यहां और अभी में सीमित समझते हैं, तो आप अपनी असली पहचान को नहीं जान पाएंगे। भौतिक वास्तविकता से परे दृष्टिकोण। मैं भौतिक वास्तविकता, फिजिकल रियलिटी, को अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। आप पूरी तरह इसी में केंद्रित, फोकस्ड हैं और सोच रहे हैं कि इसके बाहर भी कुछ है या नहीं। लेकिन मैं इससे बाहर हूं और केवल क्षण भर के लिए एक ऐसे आयाम, डिमेंशन में वापस आ रहा हूं जिसे मैं जानता हूं और पसंद करता हूं। हालांकि यह मेरी स्थायी स्थिति नहीं है। मेरे पास एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी इस भौतिक दुनिया में आने के लिए मुझे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनदेखी आंतरिक संरचनाएं।
यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से लोग वर्षों तक न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन कभी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का दौरा नहीं करते, जबकि विदेशी पर्यटक इसे अच्छी तरह जानते हैं। ठीक इसी तरह आपका भौतिक पता भले ही इस दुनिया में हो, लेकिन आपके अपने ही मनोवैज्ञानिक और चेतनात्मक जगत की अद्भुत संरचनाओं, साइकिक स्ट्रक्चर्स को आपने नजरअंदाज कर दिया है। आपका आंतरिक भ्रमण, इनर एक्सप्लोरेशन। मैं केवल आपको आपकी ही चेतना के स्तरों की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। यह पुस्तक आपको उन मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल आयामों की सैर कराएगी जिनसे आप अब तक असचेत, अनअवेयर बाहे हैं। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, योर कंप्लीट आइडेंटिटी, जिस स्वयं को आप जानते हैं, वह केवल आपके व्यापक अस्तित्व का एक अंश है। लेकिन यह अंश मोतियों की तरह एक धागे में पिरोया हुआ नहीं है, बल्कि यह एक प्याज की परतों की तरह है, या संतरे के टुकड़ों की तरह, जो एक ही ऊर्जा, वाइटल एनर्जी से जुड़े होते हैं और विभिन्न वास्तविकताओं में विकसित होते रहते हैं। व्यक्तित्व की गहराई और चेतना, कॉन्शियसनेस की व्यापकता। मैं आपके व्यक्तित्व की तुलना संतरे या प्याज से नहीं कर रहा, लेकिन यह समझाना चाहता हूं कि जिस तरह ये चीजें भीतर से बाहर की ओर विकसित होती हैं, वैसे ही आपका संपूर्ण स्वयं, सेल्फ भी बढ़ता है। आप अपनी भौतिक इंद्रियों, फिजिकल सेंसेस के माध्यम से सिर्फ किसी चीज के बाहरी रूप, आउटर फॉर्म को देखते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन आपकी इंद्रियां आपको इसी तरह वास्तविकता को देखने के लिए मजबूर करती हैं, जिसके कारण किसी वस्तु या रूप के अंदर की ऊर्जा, इनर वाइटैलिटी, आपको दिखाई नहीं देती। चेतना हर चीज में है, कॉन्शियसनेस इन एवरीथिंग। अगर मैं कहूं कि किसी कील में भी चेतना है, तो शायद बहुत कम लोग इसे गंभीरता से लेंगे और पास की किसी कील को देखकर नमस्ते या सुप्रभात कहेंगे। लेकिन फिर भी उस कील के अंदर के परमाणु, एटम्स और अणु, मॉलिक्यूल्स अपनी खुद की चेतना, ओन काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस रखते हैं। इस पुस्तक के पन्नों को बनाने वाले अणु भी अपने स्तर पर जागरूक, अवेयर हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज बिना चेतना के नहीं होती। न कोई पत्थर, न खनिज, न पौधा, न जीव, और न ही हवा। आप एक सजीव हलचल, वाइटल कमोशन के बीच खड़े हैं, जहां हर चीज ऊर्जा, एनर्जी और चेतना, अवेयरनेस से भरी हुई है। आपका शरीर भी उन चेतन कोशिकाओं, कॉन्शियस सेल्स से बना है, जो न केवल अपने अस्तित्व को जानती हैं, बल्कि आपका शरीर बनाने के लिए आपस में सहयोग भी करती हैं। कोई भी चीज मृत नहीं है, नथिंग इज डेड मैटर। कोई भी वस्तु बिना चेतना के नहीं बनती। हर चेतना, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, अनुभूति, सेंसेशन और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में आनंद लेती है। आप स्वयं को सही तरीके से तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इस सच्चाई को नहीं समझते। सीमाएं केवल अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं। लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू इग्नोरेंस। आप अपनी सुविधा के लिए अपने शरीर के भीतर होने वाली जटिल प्रक्रियाओं, इनर कम्युनिकेशंस को अनदेखा कर देते हैं। फिर भी भले ही आप भौतिक शरीर में हो, आप अन्य चेतनाओं का भी एक हिस्सा हैं। स्वयं की कोई सीमा नहीं होती। आपकी संभावनाएं असीमित हैं। लेकिन अगर आप अपनी अज्ञानता, इग्नोरेंस के कारण कृत्रिम सीमाएं, आर्टिफिशियल लिमिट्स अपनाते हैं, तो यह आपकी खुद की बनाई हुई बाधाएं हैं। आप केवल अपने बाहरी अहन, आउटर ईगो से पहचान बना सकते हैं और अपनी कई क्षमताओं, एबिलिटीज को नकार सकते हैं, लेकिन आप हकीकत को बदल नहीं सकते। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है। चाहे कितने ही लोग अपनी इंद्रियों के भ्रम, इल्यूजन ऑफ सेंसेस में जी रहे हों और तीन आयामी दुनिया, थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड को ही सब कुछ मान रहे हों, अहम, ईगो की भूमिका। मैं आपके बाहरी अहम, आउटर ईगो को कम नहीं आंक रहा, बल्कि कह रहा हूं कि आपने इसे बहुत अधिक महत्व दे दिया है। इसका सही स्वरूप अभी तक पहचाना ही नहीं गया। आगे मैं इस पर और बात करूंगा, लेकिन अभी यह समझना जरूरी है कि आपकी पहचान, आइडेंटिटी
और निरंतरता, कंटिन्यूटी, केवल अहं पर निर्भर नहीं है। कैमफ्लाज भौतिक दुनिया का भ्रम। मैं अक्सर कैमफ्लाज शब्द का उपयोग करूंगा, जो भौतिक दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड को दर्शाने के लिए होगा, क्योंकि भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म, एक प्रकार का आवरण डिस्गाइज है जिसमें वास्तविकता खुद को प्रकट करती है। यह कैमफ्लाज असली है, लेकिन इसके अंदर एक और भी बड़ी सच्चाई, ग्रेटर रियलिटी, छिपी हुई है। वही ऊर्जा जिसने इसे आकार दिया। आपकी इंद्रियां केवल इस कैमफ्लाज को देखने के लिए प्रशिक्षित हैं, लेकिन इस रूप के भीतर की वास्तविकता, रियलिटी विद इन द फॉर्म, को देखने के लिए अलग तरह के ध्यान और सूक्ष्म संवेदनशीलता, डेलिकेट परसेप्शन की आवश्यकता होती है। अहं का स्वार्थ और सीमाएं, द ईगोज सेल्फिशनेस एंड लिमिट्स। अहम एक ईर्ष्यालु देवता, जेलस गॉड है, या सिर्फ अपने हितों, इंटरेस्ट्स को ही प्राथमिकता देता है। यह उन आयामों, डायमेंशंस को स्वीकार नहीं करना चाहता जिन्हें यह समझ नहीं सकता या जिनमें यह सुविधाजनक महसूस नहीं करता। अहं को एक सहायक के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसे एक तानाशाह बना दिया गया है। अब यह तय आपको करना है, क्या आप अपने अहं के दायरे से बाहर निकलकर अपनी असली चेतना को पहचानने के लिए तैयार हैं? तो यह आमतौर पर समझे जाने की तुलना में कहीं अधिक लचीला और सीखने के लिए उत्सुक है। यह स्वभाव से उतना कठोर नहीं है जितना यह प्रतीत होता है। इसकी जिज्ञासा बहुत मूल्यवान हो सकती है। यदि आपकी वास्तविकता की प्रकृति को लेकर एक सीमित धारणा है, तो आपका अहं, ईगो, पूरी कोशिश करेगा कि आपको उसी संकुचित दायरे में रखे जो आपने स्वीकार किया है। लेकिन यदि आपकी अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन और रचनात्मक प्रवृत्तियां, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, तो वे आपके व्यक्तित्व के इस सबसे अधिक भौतिक रूप से केंद्रित भाग को व्यापक स्तर पर ज्ञान प्रदान कर सकती हैं। इस पुस्तक का अस्तित्व स्वयं इस बात का प्रमाण है कि अहं संपूर्ण व्यक्तित्व पर नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि यह स्पष्ट है कि इसे जेन रॉबर्ट्स के अलावा किसी अन्य चेतना के माध्यम से निर्मित किया जा रहा है। चूंकि जेन रॉबर्ट्स में वे सभी क्षमताएं हैं जो संपूर्ण मानव प्रजाति में स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं, इसलिए यह स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है कि मानव व्यक्तित्व में कहीं अधिक विशेषताएं हैं जितनी आमतौर पर मानी जाती हैं। मैं इन क्षमताओं को समझाने और यह बताने की आशा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इन संभावित गुणों को कैसे उजागर कर सकता है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, एक निरंतर परिवर्तित होती धारणा, परसेप्शन का एक समग्र रूप, गेस्टाल्ट है। यह पहचान, आइडेंटिटी का वह भाग है जो अनुभव करता है। मैं जिनके माध्यम से बोल रहा हूं उन पर अपने विचार थोपता नहीं हूं, न ही हमारे संवाद के दौरान उनकी चेतना, कॉन्शियसनेस, लुप्त हो जाती है, बल्कि उनकी चेतना का विस्तार होता है और ऊर्जा की एक दिशा तीन आयामी वास्तविकता से परे केंद्रित होती है। इस भौतिक प्रणाली से अलग यह ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया ऐसा आभास दिला सकती है जैसे उनकी चेतना लुप्त हो रही हो, लेकिन इसके बजाय इसमें अधिक वृद्धि होती है। अब अपनी वास्तविकता के क्षेत्र से मैं अपना ध्यान उस महिला की ओर केंद्रित करता हूं, लेकिन जो शब्द वह बोलती हैं, जो इन पृष्ठों पर लिखे गए हैं, वे प्रारंभ में मौखिक नहीं होते। दरअसल भाषा, लैंग्वेज, अपने आप में एक धीमी प्रक्रिया है। एक एक अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर एक वाक्य। यह सब एक रेखीय सोच, लिनियर थॉट पैटर्न का परिणाम है। भाषा, जैसी आप जानते हैं, आंशिक रूप से आपकी भौतिक समय श्रृंखला, फिजिकल टाइम स्ट्रीम का परिणाम है। टाइम सीक्वेंस का अंतिम उत्पाद है। आप एक समय में केवल कुछ ही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और आपकी भाषा की संरचना एक साथ होने वाली जटिल घटनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव रैखिक, लिनियर और नहीं है। मैं एक साथ अनगिनत घटनाओं को देख और अनुभव कर सकता हूं। रूबर्ट इन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें संवाद के लिए इन्हें रैखिक, लिनियर शब्दों में समायोजित करना पड़ता है।
यह क्षमता एक साथ असीमित घटनाओं को देखने और प्रतिक्रिया देने की, हर संपूर्ण आत्मा, होल सेल्फ या अस्तित्व, एंटिटी की मूल विशेषता है। इसलिए यह कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जो केवल मेरी अपनी हो। हर पाठक जो इस समय एक भौतिक शरीर फिजिकल फॉर्म में है, केवल अपने अस्तित्व का एक छोटा हिस्सा ही जानता है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, सत्ता, एंटिटी, वह समग्र पहचान है जिसका व्यक्तित्व केवल एक अभिव्यक्ति है, एक स्वतंत्र और सदैव वैध भाग, इटर्नली वैलिड पोर्शन। इन संवादों में रूबर्ट की चेतना विस्तृत होती है और एक भिन्न आयाम पर केंद्रित होती है, एक ऐसा क्षेत्र जो उनके और मेरे बीच स्थित है और जो ध्यान भंग करने वाले तत्वों से अपेक्षाकृत मुक्त है। यहां मैं उन पर कुछ विचार आरोपित करता हूं, उनकी स्वीकृति और सहमति के साथ। कोई भी ज्ञान या जानकारी तटस्थ नहीं होती, यह हमेशा उस व्यक्ति की छाप लिए होती है जो उसे धारण करता है या आगे बढ़ाता है। रूबर्ट अपने मौखिक ज्ञान को हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं और स्वचालित रूप से हम दोनों मिलकर उन शब्दों को उत्पन्न करते हैं जो बोले जाएंगे। ध्यान भटकाने वाले कारक हो सकते हैं जिससे किसी भी जानकारी में विकृति आ सकती है। हालांकि अब हम दोनों साथ काम करने के अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए ऐसी विकृतियां बहुत ही कम होती हैं। हमारे सत्रों के दौरान और जब मैं यह वाक्य बोल रहा हूं, तब रूबर्ट के माध्यम से मेरी कुछ ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। उनकी ऊर्जा और मेरी ऊर्जा मिलकर उनके शारीरिक रूप को सक्रिय करती है। इस प्रक्रिया से जुड़ी और भी कई जटिलताएं हैं जिन पर मैं आगे चर्चा करूंगा। मैं रूबर्ट के सबकॉन्शियस माइंड का उत्पाद नहीं हूं, ठीक वैसे ही जैसे वह मेरे सबकॉन्शियस का हिस्सा नहीं है। मैं कोई सेकेंडरी पर्सनालिटी भी नहीं हूं जो किसी अस्थिर ईगो को कमजोर करने की चतुराई कर रहा हो। इसके विपरीत, मैंने यह सुनिश्चित किया है कि रूबर्ट के व्यक्तित्व के सभी भाग लाभान्वित हों, उनकी इंटेग्रिटी सुरक्षित और सम्मानित रहे। उनके व्यक्तित्व में एक विशेष क्षमता मौजूद है जो हमारे संवाद को संभव बनाती है। इसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो उनके साइकी के भीतर एक ट्रांसपेरेंट डायमेंशनल वॉर्प मौजूद है जो एक ओपन विंडो की तरह काम करता है। इस विंडो के माध्यम से अन्य वास्तविकताओं को देखा जा सकता है। यह मल्टी डायमेंशनल ओपनिंग भौतिक जगत की सीमाओं से कुछ हद तक मुक्त है। फिजिकल सेंसेस आमतौर पर इन खुले द्वारों को देखने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि वे केवल अपने ही प्रतिबिंब में वास्तविकता को देखने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसलिए मैं एक साइकोलॉजिकल वॉर्प के माध्यम से आपके स्पेस और टाइम में प्रवेश करता हूं। इस प्रकार का साइकोलॉजिकल और साइकिक वॉर्प विभिन्न अस्तित्वों के बीच अक्सर मौजूद होता है, लेकिन इसे पहचाना बहुत कम जाता है और उपयोग तो और भी कम किया जाता है। अब मैं अपने नॉन फिजिकल अस्तित्व के बारे में कुछ बताऊंगा। यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपकी बेसिक आइडेंटिटी भी उतनी ही नॉन फिजिकल है जितनी मेरी। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 2 मेरा वर्तमान वातावरण, कार्य और गतिविधियां। मेरा वातावरण मेरे पाठकों के वातावरण से कुछ महत्वपूर्ण मामलों में भिन्न है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह उतना ही विविड, वेरिड और वाइटल है जितना कि भौतिक अस्तित्व। यह अधिक प्लेजरेबल है। हालांकि मेरी प्लेजर की परिभाषा उस समय से बदल गई है जब मैं एक भौतिक रूप में था। अब यह अधिक रिवॉर्डिंग है और क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। मेरा वर्तमान अस्तित्व अब तक का सबसे चैलेंजिंग अनुभव है और मैंने कई तरह के अस्तित्व देखे हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों। मृत्यु के बाद भी कई स्तर होते हैं। यह समझना आवश्यक है कि नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस केवल एक ही स्थान में नहीं रहती, ठीक वैसे ही जैसे आपकी पृथ्वी पर केवल एक ही देश नहीं है या आपके सौर मंडल में केवल एक ही ग्रह नहीं है। मेरा वर्तमान एनवायरनमेंट वह नहीं है जहां आप इमीडिएटली आफ्टर डेथ पहुंचेंगे। मैं इसे हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं, लेकिन आपको इस विशेष अवस्था तक पहुंचने से पहले मैनी टाइम्स मरना होगा। बर्थ इज मच मोर ऑफ अ शॉक देन डेथ। कभी कभी जब आप मरते हैं तो आपको इसका एहसास भी नहीं होता।
लेकिन जन्म हमेशा एक तीव्र और तत्काल रिकग्निशन के साथ आता है। इसीलिए मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं, जो इससे कई बार गुजर चुका हूं, यह किताब इसी के लिए लिख रहा हूं। मेरा कार्य और रचनात्मकता, मेरे इस एनवायरनमेंट में जो कार्य है, वह आपकी कल्पना से अधिक चैलेंजिंग है। यहाँ क्रिएटिव मटेरियल्स का ऐसा मैनिपुलेशन किया जाता है जो आपकी वर्तमान समझ से परे है। इससे पहले कि मैं इस पर और विस्तार से बात करूं, आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी। कोई वास्तविक वास्तविकता नहीं है, बल्कि जो जागरूकता द्वारा बनाई जाती है। चेतना के निर्माण की शक्ति। कॉन्शियसनेस ऑलवेज क्रिएट्स फॉर्म, नॉट द अदर वे अराउंड। इसलिए मेरा यह एनवायरनमेंट मेरे और मेरे जैसे अन्य अस्तित्वों द्वारा निर्मित एक रियलिटी है, और यह हमारे डेवलपमेंट की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। यहाँ कोई स्थायी संरचनाएं नहीं है। हम किसी परमानेंट स्ट्रक्चर्स में नहीं रहते। यहाँ कोई सिटी या टाउन नहीं है जहां मैं रहता हूं। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी एम्प्टी स्पेस में मौजूद हैं। हम स्पेस को वैसे नहीं देखते जैसे आप देखते हैं, और हम अपने मेंटल पैटर्न्स के अनुसार अपनी रियलिटी का निर्माण करते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय आवर मेंटल पैटर्न्स, जस्ट एज योर ओन फिजिकल रियलिटी is created in perfect replica of your inner desires and thoughts. आपको लगता है कि वस्तुएं इंडिपेंडेंटली अस्तित्व में हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल आपकी इनर डिजायर्स और थॉट्स की मैनिफेस्टेशंस हैं। हम अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है, और हम इसे आनंद और रचनात्मकता के साथ ढाल सकते हैं। यदि आप मेरे पर्यावरण में आए तो आपको यह अव्यवस्थित लगेगा, क्योंकि यह आपकी दुनिया की तरह स्थिर और निश्चित नहीं है। हम अपने परिवेश को अपने विचारों से बनाते हैं। हम सभी भौतिककरण, मटीरियलाइजेशन के आंतरिक नियमों को जानते हैं। मैं जब चाहूं अपने अनुसार रात या दिन बना सकता हूं, या फिर किसी भी ऐतिहासिक समय को दोबारा सजीव कर सकता हूं। मेरे आसपास के लोग इन बदलते हुए रूपों को मेरे मूड, भावनाओं और विचारों के संकेत के रूप में देखेंगे, और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। स्थिरता रूप में नहीं, बल्कि उद्देश्य और पहचान में होती है। स्थायित्व और स्थिरता का रूप से कोई संबंध नहीं है। यह आनंद, उद्देश्य, उपलब्धि और पहचान से जुड़ा होता है। मैं कई अलग अलग अस्तित्व स्तरों पर यात्रा करता हूं, ताकि एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकूं। मुझे जिस भी प्रणाली, सिस्टम में कार्य करना होता है, मैं उसके अनुरूप अपने तकनीक और तरीके बदलता हूं। मेरे पास कई व्यक्तित्वों की पहुंच है। मैं अपनी पूरी पहचान में से एक विशेष सेट व्यक्तित्व, सेट पर्सनालिटी का उपयोग कर रहा हूं, जो इस संचार के लिए उपयुक्त है। हर वास्तविकता प्रणाली, रियलिटी सिस्टम, भौतिक नहीं होती। कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जो भौतिक रूप से अनजान हैं, जहां लिंग, सेक्स का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए मैं वहां एक पुरुष व्यक्तित्व के रूप में संवाद नहीं कर सकता, क्योंकि वह पहचान उस दुनिया के लिए समझ से परे होगी। मैं अपनी इच्छानुसार रूप बदल सकता हूं। अपने होम वातावरण में मैं जो चाहे वह रूप ले सकता हूं। यह मेरे विचारों के अनुसार बदलता है। आप भी अनजाने में अपने भौतिक रूप को गढ़ते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता। आपका शरीर हर पल आपके आत्म अवधारणा, सेल्फ कंसेप्शन के अनुसार रासायनिक और विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से बदलता रहता है। रूप बदलने की क्षमता हर चेतना में होती है। हमने बहुत पहले यह समझ लिया था कि रूप पूरी तरह चेतना पर निर्भर करता है। इसीलिए हमने इसे इस तरह बदलना सीख लिया कि यह हमारी आंतरिक अनुभूति, इनर एक्सपीरियंस को सटीक रूप से दर्शाए। रूप बदलने की यह क्षमता हर चेतना की मौलिक विशेषता है। अंतर केवल इसे प्रयोग करने की क्षमता और जागरूकता में होता है। आपके भौतिक संसार में भी यह धीमी गति से होता है, जिसे आप विकास, एवोल्यूशन के रूप में देखते हैं। हम एक समय में कई रूप ले सकते हैं। हम एक ही समय में कई रूप ले सकते हैं। आप भी यह कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता। आपका शरीर बिस्तर पर सोता रहता है, जबकि आपकी चेतना सपनों के रूप में दूसरी जगहों पर यात्रा कर सकती है।
इसी समय आप अपने विचारों से एक सटीक प्रतिरूप थॉट फॉर्म बना सकते हैं, जो किसी मित्र के कमरे में प्रकट हो सकता है बिना आपकी सजग जागरूकता, कॉन्शियस अवेयरनेस के। इसीलिए चेतना किसी भी समय असीमित रूप बना सकती है। हम चेतना और संचार में अधिक विकसित हैं। व्यवहारिक रूप से हम इन विषयों में आपसे अधिक उन्नत हैं। जब हम कोई रूप बनाते हैं तो उसे पूरी जागरूकता के साथ बनाते हैं। मेरे अस्तित्व के क्षेत्र में अन्य भी हैं, जिनके विकास की रूपरेखा और चुनौतियां मेरे जैसी ही हैं। कुछ को मैं पहले से जानता हूं, जबकि कुछ को नहीं। हम टेलीपैथी से संवाद करते हैं। हम टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करते हैं। वास्तव में टेलीपैथी ही आपकी भाषाओं का आधार है। बिना इसके भाषाओं के प्रतीक अर्थहीन हो जाते। हालांकि यह मत सोचिए कि हम मानसिक शब्दों, मेंटल वर्ड्स का उपयोग करते हैं। इसके बजाय हम ऊष्मीय, थर्मल और विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छवियों के माध्यम से संवाद करते हैं, जो एक ही क्षण में बहुत अधिक अर्थ व्यक्त कर सकती हैं। इस संचार की तीव्रता भावनात्मक ऊर्जा पर निर्भर करती है, लेकिन इसे आपकी भावनात्मक तीव्रता, इमोशनल इंटेंसिटी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हमारी भावनाएं आपकी भावनाओं से भिन्न हैं। हम भी भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन यह आपकी प्रेम, घृणा या क्रोध जैसी भावनाओं से अलग होती हैं। आपकी भावनाएं तीन आयामी भौतिकीकरण, तीन आयामी सामग्री की साक्ष्य का रूप होती हैं, जो आंतरिक इंद्रियों, इनर सेंसेस से जुड़े गहरे मानसिक अनुभवों का हिस्सा होती हैं। हमारी भावनाएं अधिक व्यापक और मुक्त हैं, क्योंकि हम यह नहीं डरते कि भावनाएं हमें बहा ले जाएंगी। हमारी पहचान, आइडेंटिटी मजबूत होती है, इसीलिए हम किसी और की तीव्र भावनाओं से आत्म परिभाषा, सेल्फ आइडेंटिटी को खतरे में नहीं पाते। हम अपनी भावनाओं को छिपाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। हम भावनाओं के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और उन्हें नए रचनात्मक तरीकों में परिवर्तित कर सकते हैं। आपके संसार में भावनाएं समस्याजनक लगती हैं, क्योंकि आप अभी तक यह नहीं समझ पाए कि उनका सही उपयोग कैसे किया जाए। हम भी भावनाओं की पूरी क्षमता और उनकी रचनात्मक शक्ति को सीख रहे हैं। हम रूप बदलने से नहीं डरते। हमें यह पता है कि हमारी पहचान रूप पर निर्भर नहीं करती। इसलिए हमें रूप बदलने का कोई भय नहीं है, क्योंकि हम जब चाहें किसी भी रूप को अपना सकते हैं। हमारे लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है, जैसा कि आप इसे समझते हैं। हम कई अलग अलग वातावरणों में प्रवेश कर सकते हैं और वहां के नियमों के अनुसार स्वयं को ढाल सकते हैं। हम सभी यहाँ शिक्षक, टीचर्स हैं, और इसीलिए हमें अपने शिक्षण के तरीकों को अलग अलग वास्तविकता के विचारों के अनुसार ढालना पड़ता है। चेतना रूप पर निर्भर नहीं, लेकिन रूप बनाना इसकी प्रकृति है। चेतना किसी भी रूप पर निर्भर नहीं होती, लेकिन फिर भी यह हमेशा रूप बनाने की कोशिश करती है। हम आपके समय की सीमाओं से बाहर रहते हैं। हमारे लिए मिनट, घंटे और सालों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम दूसरी वास्तविकता प्रणालियों, रियलिटी सिस्टम्स में समय की धारणा को पहचानते हैं। हमारी संचार प्रणाली को आपकी समय की सीमाओं को ध्यान में रखना पड़ता है, अन्यथा हमारी बात समझ में नहीं आएगी। अलग अलग वास्तविकताओं के बीच कोई बाधा नहीं है। वास्तव में इन प्रणालियों के बीच कोई असली बाधा नहीं है। अंतर केवल यह है कि विभिन्न चेतनाएं अलग अलग क्षमताओं के अनुसार चीजों को महसूस और नियंत्रित कर पाती हैं। आप कई अन्य वास्तविकता प्रणालियों के बीच में रहते हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर पाते। हालांकि कभी कभी उन वास्तविकताओं की घटनाएं आपकी दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं, और यही आपके लिए अद्भुत या रहस्यमयी अनुभव बन जाता है। हमारी वास्तविकता और समय की अवधारणा आपकी तीन आयामी, थ्री डायमेंशनल दुनिया में जब कोई अन्य वास्तविकता प्रवेश करती है, तो आप उसे सही तरीके से नहीं समझ पाते। वह आपके भौतिक अस्तित्व के कारण विकृत, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। मैंने पहले बताया कि हम आपके समय के क्रम का अनुभव नहीं करते। हम विभिन्न गहनताओं, इंटेंसिटीज के माध्यम से यात्रा करते हैं। हमारा कार्य, विकास और अनुभव उस चीज में होता है जिसे मैं क्षण बिंदु, मोमेंट पॉइंट कहता हूं। क्षण बिंदु, मोमेंट पॉइंट क्या है? क्षण बिंदु में
छोटी से छोटी सोच पूरी तरह साकार होती है। संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज पूरी तरह से खोजी जाती हैं। हल्की से हल्की भावना भी गहराई से अनुभव की जाती है। यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह ढांचा है जिसमें हमारी मानसिक चेतना, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस काम करती है। हमारी दुनिया में सभी घटनाएं एक साथ स्वतंत्र रूप से होती हैं, एक प्रकार के सह संबंधित एसोसिएटिव पैटर्न में। उदाहरण के लिए, यदि मैं जोसेफ के बारे में सोचता हूं, तो मैं तुरंत उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य, आपकी भाषा में, अनुभव कर सकता हूं। मैं उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं को पूरी तरह महसूस कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं, तो मैं उनके साथ इन सभी अनुभवों की यात्रा कर सकता हूं। हम किसी भी चेतना की यात्रा इसके सभी रूपों में कर सकते हैं, और यह सब आंख झपकते ही हो सकता है। स्थिरता बनाए रखना कठिन है, हालांकि इस प्रकार की सतत, कंटिन्यूअस जानकारी और अनुभवों के बीच अपनी स्थिरता बनाए रखना आसान नहीं है। इस स्तर तक पहुंचने में अध्ययन, विकास और अनुभव की आवश्यकता होती है। कई बार हम अपनी पहचान खो बैठते हैं और यह तक भूल जाते हैं कि हम कौन थे, जब तक हम फिर से स्वयं को नहीं जागृत कर लेते। लेकिन अब यह सब हमारे लिए स्वचालित हो गया है। हालांकि